तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। भाई हम लोग प्रोनाउन टॉपिक कर रहे थे और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। बहुत सारी चीज़ें बची हुई भी हैं जो हम लोग बहुत जल्दी से कवर अप कर लेंगे, ठीक है जी। तो कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपको याद होगा लास्ट जो हमने जहाँ पे किया था वो था इम्पैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस। मैंने आपको क्लियर बताया था कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इम्पैटिक प्रोनाउन है। समझ गए ना मेरी बातों को। चलिए तो मेरे भाई एक वहीं से पहले छोटी सी बात मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव वर्सेस इम्पैटिक, कल जो मैंने बताया था वो चीज़ें तो आपको ध्यान ही रखनी है। साथ ही साथ एक और सिंपलेस्ट वे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इन्हीं दोनों में आप डिफरेंस करने का एक और तरीका भी ध्यान रख सकते हैं। वो तरीका ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अगर मेरे भाई आएगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो कभी भी वो जब आएगा सेंटेंस के अंदर तो मेरे भाई वो हमेशा क्या करेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये बात मैंने आपको सब कल की क्लास में बताई थी। लेकिन मेरे भाई याद रखना, इम्पैटिक प्रोनाउन केवल होते यही हैं, लेकिन बस इनकी जगह बदली हुई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होंगे कि ये लास्ट में भी आपको नजर आएंगे। जैसे आपका मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे तो वर्ब के बाद ही नजर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, इंपैटिक प्रोनाउन भी सेंटेंस के लास्ट में नजर आता है। तो उस टाइम पे हम इनमें डिफरेंस कैसे कर पाएंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई हमेशा याद रखना, वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको लगाना पड़ेगा तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर केवल वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए आप लगा रहे होंगे, यानी कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑलरेडी कोई दूसरा दे ही रखा होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर मेरे भाई कोई प्रोनाउन लगा रखा है और वो दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा लग रहा है तो वो उस जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर इंपैटिक प्रोनाउन होगा। क्योंकि मेरे भाई वो अपने आप में वर्ब को क्या कर रहा होगा, वहां एम्फेसाइज कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कल भी आपको एक सेंटेंस बताया था, मैंने कहा आई डू माई वर्क। एग्जाम्पल देखना ध्यान से, इसमें क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब जरा मुझे बताओ यहां पर ये माई सेल्फ जो है वो क्या है अपने आप में। तो आप कहेंगे भैया जी समझने की कोशिश कीजिए, ये यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है? तो वो हमारा कंफर्म करेगी ये वर्ब। आप देखो डू आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब डू व्हाट, तो ये माई वर्क इस व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। इसका मतलब हमारी जो ये वर्ब दे रखी है डू, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। और मैंने कहा था जब इसके पास ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा और फिर आपको अगर सेंटेंस में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा दिखने वाला प्रोनाउन अगर दे रखा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो वहां इस वर्ब को एम्फसाइज करने के लिए आ रहा होगा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे क्या कहलाएगा, एम्पैटिक प्रोनाउन। तो अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि ये क्या है तो मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहां ये एक एम्पैटिक प्रोनाउन है। ठीक है जी, एम्पैटिक प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था, आई होप कि आपके ये माइंड में क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को सीखते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो आज की जो क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन? देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम मेरे भाई किसी ऐसे पर्सन की बात करते हैं जिसकी तरफ हम केवल क्या करना चाह रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी को ऐसा करना चाहिए, तो अब मेरे भाई मैंने ये थोड़ी ना बताया कि कौन किसी को। तो ऐसे केस में मेरे भाई में एनीवन हो गया, समवन हो गया, ये अपने आप में जो होते हैं ना इंडेफिनिट की तरह काम करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है,
तो यहां पे ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आप याद रखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप किसी पर्सन की तरफ इशारा तो करेंगे, बताएंगे तो कि हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से एपरेंट नहीं करेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और उसी के लिए मेरे भाई हमें लगाने पड़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि आपके कुछ होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन होते हैं मेरे भाई। उनको आप थोड़ा सा जो है ध्यान से समझ के चलिएगा, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपने वन सुना होगा मेरे भाई। अच्छा, अरे ये तो ज्यादा इंक रिलीज कर रहा है, एक मिनट दीजिए मुझे जरा, ज्यादा इंक रिलीज कर रहा है भाई ये, इसको ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए मुझे जरा। ठीक है, ऐसा है ना, इसकी निप जो है वो थोड़ी सी जरा अंदर चली गई है, इस वजह से ये काम नहीं करता है प्रॉपर। देखो, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने कहा कि आपको याद रखना है वन, और अगर हम बात करें तो मेरे भाई एनी वन भी होता है, सम भी होता है आपका, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में जब भी सेंटेंस में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजों की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि भाई हम जो है ना बात तो कर रहे हैं किसी पर्सन की, बट हम उसको डेफिनेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन अब कुछ को आप बता तो नहीं रहे हो, आई वॉन्ट समथिंग। तो आपने ये थोड़ी ना बताया कि आपको क्या चाहिए, बस आपने ऐसे बोल दिया कि भाई मुझे कुछ चाहिए, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसे केस में उन चीजों को दिखाने के लिए हमें जो प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम बात समझेंगे सबसे पहले जो है कि भाई ये कैसे करके यूज होते हैं, क्योंकि आपने याद होगा कि ये जो मैंने एनी वन अलग अलग करके लिखा है, एक एनी वन ऐसे करके भी लिखा जाता है पूरा का पूरा, तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इन दोनों में कोई ना कोई तो अंतर होगा। ये एनी वन है, ये भी एनी वन है, लेकिन ये दोनों सेम सेम क्यों नहीं लिखे जा रहे, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया भाई इनके अंदर। देखो, असल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर ये जो दे रखा है वो अपने आप में कंपाउंड प्रोनाउन है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया हुआ है ये चीज क्या है, अपने आप में कंपाउंड प्रोनाउन है। लेकिन ऊपर लिखा गया जो ये एनी है, ये मेरे भाई आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ जो ये वन है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो असल चीज तो ये है आपकी, ये एनी तो बस इसमें ऐसे ही लगा रखा है, ऐड कर रखा है कि एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, ऐसे करके, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आप एनी वन को यूज करोगे, अब इसमें डिफरेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी उसका रीजन हम समझेंगे। पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो इस चीज को समझना है कि ये जो वन, क्योंकि आप मोस्टली देखना वन लगाकर ही ज्यादा इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाए जाते हैं, समवन, समबडी, ऐसे करके, ठीक है, समवन हो गया, एवरीवन हो गया, ऐसे करके ज्यादा बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई हम जो है सबसे पहले इस वन को समझेंगे, इस वन का पूरा लॉजिक समझेंगे। देखो, वन जो होता है ये अपने आप में कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। एक तो ये मेरे भाई एडजेक्टिव का भी काम करता है, नाउन का भी ये काम करता है, और अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये प्रोनाउन का भी काम करता है। अब जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे मैंने कहा $1, तो मेरे भाई यहां पे ये न्यूमेरल एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अच्छा, अगर मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया तो मेरे भाई ये एक तरीके से काउंटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, काउंटिंग नंबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। और किसी चीज का अगर नाम है, इट्स नेम ऑफ काउंटिंग, भाई एक काउंटिंग मैंने बोल दी 1, तो गिनती का नाम हो गया ये, तो इसीलिए नाउन की कैटेगरी में भी चला जाता है ये। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन वाला, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी, कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से। और बताओ, वो बस केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी समझो। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो मेरे भाई प्रोनाउन का जब ये काम करता है तब भी ये बन ही रहता है आपका, लेकिन फिर इसके साथ बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जब आप इसको प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे, उनको समझना है केवल हमें। क्या समझना है भाई? सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, जब आप वन को यूज करते हैं तो मेरे भाई ये आपका सब्जेक्टिव केस में भी वन ही रहता है, और मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस में भी वन ही रहता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों इसका सेम रहता है। लेकिन जब हमें मेरे भाई जरूरत पड़ेगी इसके डेटरमिनर की, जिसे आप एडजेक्टिव भी कहते हो, क्योंकि दोनों ही भाई इसी का तो भाग है, एडजेक्टिव का ही डेटरमिनर, तो डेटरमिनर या एडजेक्टिव की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे भाई उस केस में जो आप यूज कर रहे होंगे वो वन तो होगा, लेकिन एपॉस्ट्रोफी एस लगा के यूज करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। भाई वन के बारे में आपको ये बात याद होनी चाहिए कि वन आपका किस किस तरीके से काम कर सकता है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब वन प्रोनाउन का काम करता है तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो वन ही होता है, वो तो सेम है। लेकिन जब बात डिटरमिनर या एडजेक्टिव की होगी तब आपको ये वाला वंस लगाना होगा। लेकिन यहीं पर मान लो आपको पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ गई इसके, तो क्या करेंगे भैया जी? अगर पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ गई तब क्या करेंगे? ये तो पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर के लिए हो गया। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तब क्या करेंगे? तो उस केस में मेरे भाई डिटरमिनर में देखो, ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा, बस इसके अंदर केवल एस लगा देना है, ये हो गया आपका पजेसिव केस। तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इन टर्म से बार बार क्वेश्चन पूछती है एसएससी। कैसे पूछती है देखो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा सबसे पहली बात, एक पॉइंट और है इसी में, पहले वो भी ऐड ऑन कर लेते हैं। दूसरी चीज मेरी बात समझिएगा, जब भी मेरे भाई हम यहां पे ऐसे लिखेंगे वन को तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं मैं, एक चीज बता देता हूं। जब भी आप मेरे भाई इसका डिटरमिनर या एडजेक्टिव लगवाएगा पजेसिव वाला आपसे, तो वो हमेशा आपको क्या करेगा, हिज या हर लगा के देगा हमेशा, और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको हिज लगा के देगा वो। तो मेरे भाई ध्यान रखना, वन के साथ हमेशा वन वाली ही चीजें आती हैं, आप कभी भी ये हिज या हर नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा वन शुड लव हिज कंट्री, हिज कंट्री। अब मुझे बताओ क्या ये ठीक है अपने आप में? तो आप कहेंगे भैया जी देखो, वन आपका सब्जेक्ट है, शुड लव ये अपने आप में वर्ब वाला पार्ट हो गया, और ये हिज कंट्री इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आप नोटिस करो मेरे भाई, वन अपने आप में यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये यहां पे मेरे भाई एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यहां ये क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने कहा था अगर इसकी पोजीशन की आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहां पे नोटिस करो यहां किस चीज की जरूरत है। तो आप कहेंगे भैया जी ये डिटरमिनर है और कंट्री आपका नाउन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पॉजिटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव आप बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि मेरे भाई दोनों में से किसी भी चीज को बुला लेना कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव बुलाना हो वो बुला लेना, पॉजिटिव डिटरमिनर बुलाना हो वो बुला देना। बाकी डिफरेंस मैंने बेसिक वाली क्लास में ही क्लियर कर दिया था। अब देखो, तो मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर आपको हिज लगा के दे दिया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक थर्ड पर्सन आपका दे रखा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि वन के साथ थर्ड पर्सन वाली चीजें आप यूज नहीं करोगे। वन के लिए वन वाली चीजें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। भाई अगर पॉजिटिव डिटरमिनर एडजेक्टिव चाहिए वंस लगा देना, पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए तो ये वाला वंस लगा देना। तो यहां हिज तो नहीं आएगा, हमें डिटरमिनर चाहिए, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी एस वाला, ये आएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, हो सकता है कल को एग्जामिनर इसकी जगह पे ये वाला लगा के दे दे, तो ये वाला भी गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और यहां हमें नाउन के लिए डिटरमिनर चाहिए, इसलिए ये वाला आएगा ना कि ये वाला। चलो भाई एक दो एग्जांपल और लेते हैं वन पर ही बेस्ड, आप मुझे बताइएगा इसको कैसे ठीक करेंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं एक दो, देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 है ये, ठीक है। मैंने लिखा वन शुड ओबे, और फिर मैंने लिखा वंस पेरेंट्स। अब बताओ क्या ये अभी ठीक है? अगर आपने पीछे वाला एग्जाम्पल अच्छे से किया होगा तो आप ये आराम से बता देंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है। अगर ठीक है तो क्यों ठीक है? तो आप नोटिस करो फिर से वन आपको दे रखा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे प्रोनाउन है, और अगर ये प्रोनाउन है तो आगे इससे रिलेटेड अगर आपको पोजीशन वगैरह की जरूरत पड़ी तो हम देख पा रहे हैं यहाँ हमें वन दे रखा है, तो भाई आगे आने वाली चीज भी वन से रिलेटेड आएंगी। अब बच्चा ये देखेगा कि भैया ये तो वर्ब वाला पार्ट है और ये चीज इस वर्ब का क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और इसमें देखेगा कि वन वाला भी दे रखा है, तो वो क्या करेगा, इसको ठीक कर देगा। बट मेरे भाई ध्यान से समझो, आप यहाँ पे देखो ये नाउन दे रखा है और नाउन से पहले आपको क्या चाहिए, तो आप कहेंगे भैया एडजेक्टिव चाहिए पॉजिटिव वाला, बट यहाँ क्या लगा रखा है, तो आप कहेंगे भैया ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया, इसका मतलब ये चीज गलत है।
हमें यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है, तो ये वाला वन नहीं आएगा। कौन सा वाला वंस आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये वाला। बस ये मैं 2 क्वेश्चन इसलिए मैंने कराए वन पे ही बेस्ड, क्योंकि एग्जामिनर यही गलतियां कराता है बार बार। वो या तो यहां कोई थर्ड पर्सन लगा के दे देगा या कुछ ऐसा लगा के दे देगा। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, अगर मेरे भाई अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की जरूरत हो तब ये लगाना, पॉजिटिव एडजेक्टिव डिटरमिनर की जरूरत हो तब ये लगाना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यही दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो आई होप कि ये जो वन मैंने वर्ड यहाँ पे बताया, इसका जितना भी काला चिट्ठा था वो सारा का सारा आपके सामने है मेरे भाई। बस इससे ज्यादा वन में आपको समझने की कोई और जरूरत नहीं है, इतना ही समझिए बस केवल आप। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और चीजों की जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा वन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप समझिएगा, देखिए यहां पे अब हम लोग बात करेंगे वन से बनने वाली चीजों की। जैसे ऊपर मैंने लिख रखे हैं, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, एनिमल लिख रखा है, संबंध भी होता है इसी प्रकार से। तो ये डिफरेंस क्या है, आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे कि वो डिफरेंस क्या है इन लोगों में, क्या चीजें हैं वो, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये जो वन से बनने वाले जो आपके प्रोनाउन होते हैं, यानी अब इसी में आपको जो पॉइंट समझना है वो अपने आप में कंपाउंड प्रोनाउन से रिलेटेड है। कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में हालांकि मैंने काफी बातें आपको बता भी दी हैं, लेकिन ये कंपाउंड प्रोनाउन से जुड़ा कुछ छोटा सा, क्योंकि कंपाउंड प्रोनाउन इसी के अंदर आता है, इसीलिए कंपाउंड प्रोनाउन को यहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा। मैंने नाउन वाली क्लास में जब मैं बता रहा था कंपाउंड प्रोनाउन की फॉर्मेशन, तो वहां मैंने आपको चीजें बताई थी कि ये कैसे बनती है, कैसे बनते हैं ये। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं इसके अंदर एडजेक्टिव ऐड होता है और मेरे भाई नाउन ऐड होता है एक। अब नाउन आप जानते हैं, या तो मेरे भाई वन ऐड होगा, या मेरे भाई थिंग ऐड होगा, या मेरे भाई बडी ऐड होगा। याद है ना, इन्हीं से तो बनते हैं आपके। फिर मैंने रीजन भी बताया था वन लगाकर क्यों बनाते हैं, थिंग लगाकर क्यों बनाते हैं और बडी लगा के क्यों बनाते हैं। जब आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होंगे, जब आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होंगे तब बडी लगा के बनाएंगे, फिक्स है बिल्कुल। लेकिन जब आप नॉर्मली लिविंग बीइंग की बात कर रहे होंगे, और मैंने कहा था ये इनके अंदर लिविंग बीइंग का मतलब हो गया इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब अगर ह्यूमन के लिए बडी वाला नहीं दे रखा होगा तो आप मेरे भाई वन वाले प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग ह्यूमन, लिविंग बीइंग के लिए आता है ये, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो थिंग वाले होते हैं ये नॉन लिविंग के लिए आते हैं या किसी चीज के लिए आते हैं, नॉन लिविंग के लिए या किसी चीज के लिए। और बाकी एडजेक्टिव तो आप जानते ही हो, जैसे सम हो गया, एनी हो गया, एवरी हो गया, ये सारी चीजें ये इन्हीं के साथ बनते हैं। मोस्टली आप देखोगे इन्हीं के साथ बनेंगे, ठीक है। नो के साथ भी बनता है, नथिंग हो गया, नो बडी हो गया, नो वन हो गया, बनते हैं ना। तो नो के साथ भी बनते हैं। तो मैंने सारे बना के दिखाए थे आपको वहां पे। यहां पर बस मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं, वहां से आप लोगों ने क्लियर कर ही रखी है सारी चीजें, इसीलिए जितनी बात यहां बताऊंगा बस वो आपको समझ के चलनी है। तो भाई कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद होगा, मैंने कहा था ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। क्या ये पॉइंट आपको याद है? मैंने क्या कहा था, कंपाउंड प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। और दूसरी बात समझना, जब कंपाउंड प्रोनाउन काम कर रहे होंगे तो मेरे भाई इनके साथ, जैसे मान लो कंपाउंड प्रोनाउन आपने लिखा, कंपाउंड प्रोनाउन आपने लिखा, सेंटेंस में आपने कंपाउंड प्रोनाउन एक जगह लिख दिया और आगे मान लो आपको पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ गई। कंपाउंड प्रोनाउन आपने लिखा पूरा और आपको सेंटेंस में आगे पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ गई, तो आप हमेशा मेरे भाई थर्ड पर्सन की पोजीशन यूज करेंगे। किसकी पोजीशन यूज करेंगे? थर्ड पर्सन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हल्के में मत लेना। जो पॉइंट्स मैं ये लिख रहा हूं अभी, ये अपने आप में ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे इनसे सीधे क्वेश्चन बनाती है एसएससी। तो कंपाउंड प्रोनाउन के साथ भाई अब आप जानते हो कि ये तो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो मुझे बताओ कौन सा थर्ड पर्सन आ सकता है इनके लिए। तो आप कहेंगे देखो भैया, अगर वन वाले और बडी वाले की बात हो रही होगी तो ये अपने आप में लिविंग बीइंग के लिए आते हैं, ह्यूमन के लिए आते हैं। तो इन दोनों के साथ वन और बडी वालों के साथ में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो वन और बडी वाले होते हैं इनके साथ में मेरे भाई अगर आपको पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ी तो आप हमेशा हिज लगाएंगे।
उसका रीजन मैंने बता रखा है, हर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इसमें पता थोड़ी ना चलता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना ये सारे के सारे, तो इनमें पता ही नहीं चलता। तो हम किसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, वन और बडी वाले में हिज को, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर चाहिए ना इसीलिए। तो वन और बडी वाले जब भी दे रखे होंगे और इनकी पोजीशन की अगर आपको सेंटेंस में जरूरत पड़ी तो आप हिज लगाएंगे। लेकिन जो थिंग वाले होते हैं इनकी अगर पोजीशन की जरूरत पड़ी, ध्यान से समझिएगा, जो थिंग वाले होते हैं अगर इनकी पोजीशन की आपको जरूरत पड़ी सेंटेंस के अंदर, तो मेरे भाई आप इट की पोजीशन लगाएंगे, और जो कि क्या होती है, इट्स होती है। और पॉजेसिव प्रोनाउन तो होता ही नहीं है इट का, तो मेरे भाई ये अपने आप में यही आएगा। तो कभी भी थिंग वाले की पोजीशन की जरूरत पड़ेगी तब आप क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, और जब बडी और वन वाले की पोजीशन की जरूरत पड़ेगी तब आप हिज लगाएंगे। भाई ये अपने आप में धुआंधार चीजें हैं, इनको नोट कर लेना। स्टार लगा रहा हूं, स्टार, जब भी मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे स्टार लगाऊं या मेरे भाई मैं कह दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाना कि वो चीज वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब आप देखना, आप क्वेश्चन करना कभी भी प्रोनाउन के, जैसे ही मैं ये चैप्टर खत्म कराऊंगा जिस दिन, उसी दिन मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा प्रोनाउन की, आप वो करना और मुझे बताना क्या ये सीधे सीधे चीजें नहीं भिड़ रही थी वहां पे, देखना आप सीधे सीधे। तो मैंने क्या बता दिया यहाँ पे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ दूसरे पॉइंट के ये चीजें लिखी हुई हैं, दूसरे पॉइंट की पॉइंट है लिखी हुई है। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई प्रोनाउन जब ये कंपाउंड प्रोनाउन यूज होंगे तो ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं, और सेंटेंस में इनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा सिंगुलर वाली काम करती है। ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात, जो मैं ये पॉइंट बताने जा रहा हूं, तीसरे नंबर का पॉइंट, ये भी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं ब्लैक पेन से इसको लिखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड प्रोनाउन जब भी आप यूज करेंगे, कंपाउंड प्रोनाउन, तो मेरे भाई आप ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड प्रोनाउन जब भी आप यूज करेंगे तो ऐसे केस में आप कभी भी इसके साथ ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ऑफ के बाद आपने यहां कुछ लगा दिया और फिर आगे कुछ भी कर रहे हैं। ये कंपाउंड प्रोनाउन जब भी आप यूज करेंगे तो इसके साथ कभी भी ऑफ लगाकर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। मतलब कंपाउंड प्रोनाउन के साथ आप सिलेक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको नॉर्मली प्रोनाउन यूज करके सिलेक्शन करना होगा। याद है वो बात, अभी भूल गए? अभी मैंने पीछे बताई थी कि एनी वन, जैसे मैंने लिखा एनी वन, एक तो ये हो गया। फिर मैंने लिख दिया मेरे भाई क्या, यहां पे वर्सेस करके मैंने लिख दिया एनी, और मेरे भाई मैंने इनके बीच में कर दिया गैप, ऐसे लिख दिया वन। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये कंपाउंड प्रोनाउन है और ये यहां एक नॉर्मली प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, एनी वन। तो मेरे भाई यहां पे आप समझिएगा कि जब भी आप ऐसे करके यूज करेंगे तो मेरे भाई ये अपने आप में डिफरेंस होता है। ये कंपाउंड प्रोनाउन है लेकिन ये एक नॉर्मली इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर आप समझिएगा, इसके साथ आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको सिलेक्शन करने की बात होगी, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन के लिए आती है और पोजीशन दिखाने के लिए आती है, तो अगर आपको सिलेक्शन करने की जरूरत है तो मेरे भाई आप ये वाले प्रोनाउन यूज करेंगे। ऐसे ही समवन के साथ में भी होता है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम बात करें तो जो नो वन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि नो वन आपका सेम ही रहता है, उसे हम अलग वैसा नहीं कर सकते कि पता चले आप ऐसे लिख दो। नो वन कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा। नो वन लिखना है तो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, दूर दूर, ठीक है, पास में नहीं लिख सकते, वो चीज, वो टर्म गलत हो जाएगी अपने आप में। तो नो वन कभी भी पास में लिखा दिखे तो समझ जाना वो कंपाउंड प्रोनाउन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे वहां, जो कि अपने आप में गलत होगा। तो मुझे बताओ, ये तीनों पॉइंट्स कंपाउंड प्रोनाउन से रिलेटेड जो यहाँ पे लिखे गए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए? अगर समझ में ना आए हो तो मेरे भाई एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना, मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। भाई चीजें वो हैं जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछता है, कंपाउंड प्रोनाउन के साथ ऑफ लगा के दे देगा, सिलेक्शन करने के लिए यूज कर लेगा, बट ये होते ही नहीं है उसके लिए यूज। ये सीधे सीधे नॉर्मली आते हैं आपके सेंटेंस में, नॉर्मली आएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन कराना ही है तो आप नॉर्मली इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर में आपको अंतर करके बताया, ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो एक एग्जांपल हो जाए जरा यहाँ पे, बताओ। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूं जरा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसके, फिर मैं एक दो एग्जांपल जरा करा दूं इसके, फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे, ठीक है जी? चलिए
एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं जरा इसके। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं जितनी भी चीजें मैंने अभी पढ़ाई हैं वो मैं उसी से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने वो चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये रहा क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं देख लूँ जरा एक बार पूरा दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक से लिखते हैं भाई, क्वेश्चन पूरा दिखना बहुत जरूरी है। इधर करके लिख देंगे इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर को लिखते हैं इसको। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें आपकी अभी बिल्कुल एकदम सामने आ जाएंगी, आंखों के सामने। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, नेम ऑफ गेम है, इसको बड़ा करके बनाओ भाई। चलो, ये तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, जरा बताओ भाई, लगाओ नॉलेज, जितना इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिखाया है सारी नॉलेज लगाओ इसके अंदर। तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले तो अगर हम देखें, यहां समवन आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये अपने आप में एक कंपाउंड प्रोनाउन दे रखा है। अब कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में सबसे पहली बात हमें ये पता है कि ये हमेशा सिंगुलर का काम करता है। अगर ये सिंगुलर का काम करता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहां हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। पहली गलती मिल गई, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है समथिंग, तो किसी काम को कुछ करने की बात हो रही होगी, कोई चीज वगैरह, ठीक है। फिर आगे अगर आप नोटिस करोगे तो फॉर आपको प्रेपोजिशन दे रखी है और ये इस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप नोटिस करो ऑब्जेक्ट के अंदर कंट्री नाउन दे रखा है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डेटरमिनर आता है, एडजेक्टिव भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां अगर आप नोटिस करोगे ये अपने आप में पॉजिटिव डेटरमिनर है। तो पॉजिटिव डेटरमिनर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कंपाउंड प्रोनाउन के लिए कभी भी पोजीशन की जरूरत पड़ेगी तो मेरे भाई आप थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। बट यहां तो आपने वन वाली पोजीशन लगा रखी है, वो भी गलत लगा रखी है। आप मुझे बताओ ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी ये पॉजिटिव डेटरमिनर तो है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, आपने बताया था पॉजिटिव डेटरमिनर तो ये होता है, ये होता है, तो ये तो नहीं आएगा, गलत है। बाकी हमें थर्ड पर्सन चाहिए। अब थर्ड पर्सन चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर और वो भी देखो वन वाला दे रखा है, तो मैंने कहा था वन और बडी वाले के लिए हम किसके प्रोनाउन लगाते हैं, किसकी पोजीशन लगाते हैं, ही की पोजीशन लगाते हैं। तो ही की पोजीशन यहाँ क्या आएगी, हिज कंट्री आएगी। तो मेरे भाई आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ गए ना, इसमें क्या क्या गलती थी, जितनी गलतियां की थी मैंने सारी संभाल दी। और आप देखोगे तो कंपाउंड प्रोनाउन की कंप्लीट नॉलेज जितनी मैंने सारी चीजें बता रखी थी सब यूज हुई है इसके अंदर। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एनीबडी कैन लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती है?
तो आप नोटिस करो फिर से आपको एक कंपाउंड प्रोनाउन दे रखा है, सिंगुलर होता है, लेकिन आप नोटिस करो इसके साथ कैन मॉडल वर्ब दे रखी है। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म दे रखी है। फिर हाउ टू आपका अपने आप में दे रखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन्फिनेटिव है साथ में। प्ले व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्रिकेट है, यानी ये चीज ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से फिट है एकदम। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इस पे लिख भी लो नो एरर है भाई, ये कहीं पता चले इसमें भी गलती निकाल दी हो, कोई गलती नहीं है इसमें। इसको देखो, कह रहा है एनीबडी ऑफ देम आर रेडी टू प्ले हॉकी। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 आपको याद आ रहा है क्या? मैंने कहा था कंपाउंड प्रोनाउन के साथ कभी भी आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे, तो एनीबडी ऑफ देम ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अब दिमाग में ये बात भी आ रही है कि भैया जी अगर मैंने एनीबडी कर भी दिया तब तो इस सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या करें? तो क्या करें ऐसे केस में? ऐसे केस में हम ये करेंगे कि इन दोनों को ना हटाकर, हमें पता तो चल गया कि कंपाउंड प्रोनाउन के साथ ऑफ वाला स्ट्रक्चर नहीं आता है, लेकिन इसको ठीक कैसे करें? राइट इंप्रूवमेंट क्या होगा इसका? तो जो राइट इंप्रूवमेंट होगा वो इसको मत हटाओ, इन दोनों को, इनको ऐसे ही लगे रहने दो। बस ये जो आपने यहां कंपाउंड प्रोनाउन यूज किया है इसकी जगह पे नॉर्मल इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर दो, यानी आप ऐसे लगा दो एनी और मेरे भाई गैप वाला वन, बस बात खत्म। इतना यूज करते ही आपका पूरा सेंटेंस अपने आप में ठीक हो जाएगा। बस आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सिंगुलर का काम करेगा, तो सिंगुलर का काम करेगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो यहां इज नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे वो सॉरी आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। बस केवल ये 2 गड़बड़ थी इसके अंदर। तो आपने आई होप कि इन तीनों एग्जाम्पल की मदद से आपने वो चीज क्लियर कर ली होगी कि भाई कंपाउंड प्रोनाउन के साथ कब क्या चीज होती है, कैसे क्या चीज अप्लाई करनी होती है, सारी की सारी इन 3 सेंटेंसेस में पिरो दी है मैंने बढ़िया तरीके से। बस अच्छी तरीके से इनको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम सबसे बड़े हाथी प्रोनाउन पे आते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लेगा लेकिन हम खत्म कर लेंगे इसको बहुत जल्द, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई। अपने आप में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ये, जिससे एसएससी क्वेश्चन ना पूछे हो ही नहीं सकता। आप मान के चलना जब भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो सीधे सीधे रिलेटिव प्रोनाउन पे डिपेंड होते हैं, बस आपको वो पहचानना आना चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरा काला चिट्ठा मैं आपके सामने रखूंगा बहुत जल्द से जल्द कतई, और आप अच्छी तरीके से उसको समझ भी जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस केवल आपको ठीक तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है, जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँगा उस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान से समझिएगा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको ये बता दें। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे 2 आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, अब 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका काम भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी जब आपके स्टेटमेंट में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं 2 क्लाउजेस को जोड़ने का ही काम कर रहे होते हैं। पहली वाली क्लाउज को दूसरी वाली क्लाउज से रिलेट कर देते हैं वो जोड़ के उसमें, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने आप में 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए आते हैं और पहली वाली स्टेटमेंट को दूसरी वाली स्टेटमेंट से रिलेट भी कर देते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी आपके मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। अब डिफरेंस कैसे होगा, तो आप जानते हैं जब वो क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहे होंगे वहां पे, तो वो अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कैसे होगा, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो हैं कौन कौन से। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा व्हाट, फिर मैंने लिखा हु, फिर मैंने लिखा विच,
और एक और भी लिख दिया मैंने दैट, ये भी होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में ही आता है ये भी। तो ये अपने आप में मेरे भाई क्या है, हालांकि दैट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस पे जरा थोड़ा गौर करिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है लेकिन इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है ये, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं जिसकी मदद से आप इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस करना हमेशा के लिए सीख जाएंगे। इंट्रोगेटिव वर्सेस रिलेटिव, इनमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे वो समझिएगा। देखो, जब भी मेरे भाई आपका इंट्रोगेटिव का काम कर रहा होगा, यानी जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, अब ध्यान से समझना, जब वो मेरे भाई इंट्रोगेटिव का काम कर रहा होगा तो उस केस में आपकी स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं सेंटेंस के बिल्कुल, यानी जो स्टेटमेंट होगी उसके बिल्कुल शुरू में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया व्हाट, तो ये बिल्कुल शुरू में आएगा और लास्ट में सबसे तगड़ी जो हिंट आपके लिए होगी वो होगी ये क्वेश्चन मार्क, ये जरूर दे रखा होगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जब वो काम कर रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड, तो वो सेंटेंस के शुरू में होंगे स्टेटमेंट के, और साथ ही साथ स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लग रखा होगा, ये आपका लग रखा होगा मेरे भाई क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब वही क्वेश्चन वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो याद रखना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्टेटमेंट और मेरे भाई यहां से आपकी ये दूसरी स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ये कहीं ना कहीं अपने आप में बीच में कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिख दिया विच, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। अब ऐसे केस में होगा क्या, इसके लास्ट में आप देखना कि भाई यहां पे आपको फुल स्टॉप भी लगा दिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिख गया तो गड़बड़ बात हो जाएगी भाई। क्वेश्चन मार्क पहली बात तो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर दिखा, आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जब आप रिपोर्टेड स्पीच लिखते हो तो उसके अंदर तो दिख सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर स्टेटमेंट है, नॉर्मली अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है और उसके अंदर ऐसी चीज आ जाए, तब वहां पे ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव से बन के रिलेटिव में पहुंच जाता है। और रिलेटिव में जब ये पहुंच जाएगा तब मेरे भाई लास्ट में आप देखना कि वहां यही चीज होगी, यानी फुल स्टॉप ही होगा, वो स्टेटमेंट अपने आप में असर्टिव में ही होगी। तो अब ये डिफरेंस आपका आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कैसे डिफरेंस करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां मैंने आपको पूरा डिफरेंस बता दिया है। जब क्वेश्चन वर्ड आपका दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा होगा और मेरे भाई वो बिल्कुल बीच में होगा, साथ ही साथ आपका फुल स्टॉप लगा हुआ होगा, यानी असर्टिव स्टेटमेंट होगी, उस टाइम पे वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, साथ ही साथ स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन मार्क भी हो, तो मेरे भाई वो अपने आप में क्या हो जाता है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में डिफरेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन काम कैसे करते हैं, क्या इनके बारे में और जो चीजें हैं उनकी हम लोग देख लेते हैं जरा। देखिएगा, ये चीज अपने दिमाग में फिट रखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने बस आपको बताने के लिए लिख रखी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने यहां पे लिखे हैं, मोस्टली आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी काम कराने की बात होगी तो आपको यही नजर आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हम चारों को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, हम व्हाट को भी पढ़ेंगे, हु को भी पढ़ेंगे, विच और मेरे भाई दैट को भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अपने आप में किस चीज के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा विच हो गया, व्हाट हो गया, और मेरे भाई आपका दैट हो गया, और अगर हम बात करें तो आपका हु हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो समझ लेना कि कैसे करके यूज होता है। भाई देखो, हु जो होता है आपका, ये हमेशा सीधे सीधे आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए। आपको माइंड में जो चीज बोल दी वो बिल्कुल क्लियर रखनी है। मैंने कहा जब बात ह्यूमन बीइंग की हो रही होगी उस केस में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, हु आएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में जरूरत होगी तो हुम आ जाएगा, पॉजेसिव केस में जरूरत होगी तो हुम आ जाएगा। ये चीज भी लिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है। दैट जो होता है ये सबके साथ आ जाता है, सबके साथ। बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जो दैट होता है ये सबके साथ आ जाता है। आप मेरे भाई दैट को ह्यूमन बीइंग के लिए भी लगा सकते हो, आप इसको मेरे भाई नॉन लिविंग के साथ भी लगा सकते हो, आप इसको पूरी की पूरी क्लाउज को रेफर करने के लिए लगा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं सबके साथ आ जाता है। और मुझे एक बात ध्यान है बहुत अच्छे से,
मैं एक बार क्लास देख रहा था यूट्यूब पे, तो RW पे एक भैया जी हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने वो इसको पता है क्या कहते हैं, बहुत फनी वे में पढ़ाते हैं इस चीज को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज। वो कहते हैं दैट तो आलू है, वो तो सबके साथ आ जाता है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, बहुत प्यारे भैया जी हैं वो। चलिए यहां पे हम बात करते हैं कि मेरे भाई दैट सबके साथ आ जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो व्हाट होता है, ये अपने आप में मेरे भाई तब आएगा जब आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन तो चाहिए होगा, लेकिन एंटीसीडेंट नहीं होगा आपका सेंटेंस में, एंटीसीडेंट नहीं होगा कुछ भी, ये ध्यान रखिएगा, एंटीसीडेंट नहीं होगा तब। अब आप कहेंगे भैया जी ये क्या बात हुई, अभी बताएंगे क्या बात है, पहले जितना बता रहे हैं बस उतना दिमाग में रखते चलो केवल। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो विच कब आता है, विच वाई ध्यान रखना, ये हमेशा आपका किसके लिए आता है, जैसे एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए आपके, या मेरे भाई कोई भी अदर थिंग्स वगैरह की बात हो रही होगी, तो उस सेंस में आप क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। ठीक है, थिंग्स मतलब कुछ भी सही, फिर तो ओवरऑल कोई भी चीज सही, लेकिन एनिमल वर्ड्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनकी जब भी बात हो रही होगी तो आप क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। किसी भी चीज की बात हो रही होगी तब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। व्हाट का यूज तब करेंगे जब एंटीसीडेंट नहीं होगा। अब यहां एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया जी आपने हमें एक बात बताई थी, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 करके इसको नोट करिएगा। पहला ही कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज होता है और काम कैसे करता है। ध्यान रखना, जब भी मेरे भाई दो स्टेटमेंट आपको दे रखी होंगी, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी होंगी, पहली और दूसरी, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं इन दोनों को कनेक्ट करेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहां मौजूद होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहां मौजूद होगा। अब ध्यान से समझना, आप अच्छी तरीके से बेसिक बात यह समझ लो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो मोस्ट ऑफ केसेस में अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, यानी ठीक पहले वाले वर्ड को, यानी जो भी चीज यहां दे रखी होगी ये आपका क्या करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन उसी को रिप्रेजेंट करेगा आगे वाली क्लाउज में, तो ये इसका क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। लेकिन व्हाट के केस में ऐसा नहीं होगा। अब इसको हम लोग एक तरीके से और भी याद रखते हैं कि जो दैट होता है वो तब आता है जब चीजें हमारे पास एपरेंट हो, हम बिल्कुल जानते हो कि हाँ हम इस चीज की ही बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल डेफिनेट होते हैं उस चीज के बारे में, तब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन जब चीजें अपने आप में हिडन सेंस बना रही हो, हमें पता ही नहीं हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हिडन सेंस बना रही हो, तो उस केस में मेरे भाई व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और हिडन पता है कैसे बनेगी, एंटीसीडेंट होगा ही नहीं, तभी तो हिडन रहेगी वो चीज। समझ पा रहे हो, तो एंटीसीडेंट होता ही नहीं है वहां पे, तभी आपका व्हाट आएगा। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि एंटीसीडेंट नहीं होगा तब। ठीक है, इसीलिए तो इस चीज को मैं पूरी तरीके से प्रूव करना चाह रहा था, भाई रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो वो अपने हमेशा एंटीसीडेंट को आगे वाली क्लाउज में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से मेरे भाई ये जो एंटीसीडेंट होता है, सेंटेंस में आगे आने वाली वर्ब जो होती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आती है, और आगे अगर पोजीशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आती है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और ये जो पॉइंट मैंने कॉन्सेप्ट पहला लिखा है ये 90% एप्लीकेबल है, 90% अप्लाई होगा। 10% वॉट वाले केस में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने वॉट लगा दिया तो मेरे भाई सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए फिर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 90% ये अप्लाई है, 10% केस ये वॉट वाला है, इसको ध्यान रखना। इसको हम समझेंगे, ऐसा नहीं है, अभी तो मैं जस्ट आपको पहला ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे इसमें, उनको सारे को सारे ध्यान रखने हैं आपको। तो सबसे पहली बात ये समझ गए कि ठीक है, तो आप एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा जरा बताओ भाई इसमें क्या चीज है, बताओ। तो आप नोटिस करो,
राम आस्क्ड मी, एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लाउज बना लेती हैं, तो ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। फिर आपका व्हाट आया, और देखो ये आपका स्टेटमेंट के बीच में है, दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए भी आ रहा है, मतलब ये अपने आप में यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप आगे देखो कि यहाँ पे ये वॉज वर्ब आई है, और साथ ही साथ ये माई नेम यहाँ पे इस वर्ब का क्या है, देखो ये आपकी वर्ब हो गई, और ये मेरे भाई इसका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने आप में किसके लिए वैसे काम कर रहा है पूरी तरीके से, तो ये इस एंटीसीडेंट के लिए काम कर रहा है। तो इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है, ये मी है, इसीलिए मी से रिलेट करके ही देखो यहाँ पे बात बोली उसने माई नेम, क्या बोली, मी से रिलेट करके यहाँ पे बात बोली उसने माई नेम, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट लिखा हुआ है ये, जिसमें अगर मैं बात करूं डायरेक्ट में कहीं ना कहीं यहाँ योर नेम रहा होगा, व्हाट इज योर नेम करके, तो ये इसके अनुसार ही तो बदल गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है ये कहीं ना कहीं इसी को रिप्रेजेंट करेगा आगे वाली क्लॉज में। तो देखो मी से जुड़ी हुई बात आई यहाँ पे, माई नेम, तो मी से जुड़ी हुई बात ही तो है ये, इसी वजह से मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन में आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ऐसे ही करके यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन आपके। ये पहला मैंने एग्जांपल आपको दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है, दो क्लाउजेस को जोड़ता है और साथ ही साथ अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, ठीक है ना। अच्छा, और भी बताते हैं एग्जांपल, ऐसे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको शायद, मेरे ख्याल से हाँ दिखेगा नहीं। चलो, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, इसीलिए अच्छे से समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बताऊंगा इसके अंदर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा राम इज माई फ्रेंड विच हैव अ बिग हाउस। अब इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी रिलेटिव प्रोनाउन की जानकारी मैंने दी है वो सारी की सारी लग जाएगी आपकी, अगर आपको अच्छी तरीके से पता है सारी बातें जो मैंने बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसको अगर पूरी तरीके से ये जितना भी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं अगर इनको अप्लाई करना समझ गए होगे तो आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, और इसमें जितनी भी गलतियां हैं वो सारी बता दोगे। देखो, राम इज माई फ्रेंड, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, एक क्लाउज है, यहां पे विच लगाया है तो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन स्टेटमेंट के बीच में आ रहा है, साथ ही साथ दो क्लाउजेस को भी कनेक्ट कर रहा है, यानी ये अपने आप में यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जरा बताओ, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपने पहले एंटीसीडेंट के अनुसार ही आगे काम करेगा, तो मेरे भाई इसके लिए एंटीसीडेंट क्या हो गया, ये माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इसके लिए क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको पॉइंट में ही बताया था कि जब आगे आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार चलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, आप देख पा रहे हो यहाँ फ्रेंड है, अब मुझे बताओ फ्रेंड तो आपका दोस्त हो गया ना, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग, हाँ वो बात अलग है कि कुछ लोग जानवर मानते हैं अपने दोस्तों को, कहते हैं साला जानवर की तरह करता है, तो जानवर भी मानते हैं कुछ लोग, बट कोई दिक्कत नहीं, वो मजाक मस्ती मजाक में चलती हैं बातें, बट लेकिन रियल लाइफ में तो वो ह्यूमन बीइंग ही है ना। तो मेरे भाई विच रिलेटिव प्रोनाउन कैसे आ जाएगा, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हु जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, तो यहां विच नहीं आएगा, पहली गलती तो यही थी, क्या आएगा, हु आएगा, इसको ठीक किया। अब दूसरी चीज, जैसे ही आप हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो मेरे भाई फ्रेंड तो अपने आप में सिंगुलर है ना, और इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही आगे वर्ब आनी है, क्योंकि आप नोटिस करो यहां पे आपके पास हैव तो दे रखा है लेकिन ये वर्ब दे रखी है केवल, इसका सब्जेक्ट कहां है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट है तो विच, लेकिन वो अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना आगे वाली के लिए, तो मेरे भाई हमारा एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर। तो याद रखना, जब रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो क्लाउज होती है उसके अंदर वर्ब तो हो लेकिन उसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन ही बन रहा हो कहीं ना कहीं, तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो मेरे भाई उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर, यानी हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हो जाता तो मेरे भाई फिर आपकी प्लूरल वर्ब आती, बिल्कुल ठीक होता फिर। तो इसके अंदर आपकी सारी नॉलेज लग गई जितनी भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखी थी अब तक, ठीक है जी। चलो,
तो अब मैं कुछ और चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूं, उनको आप ऐड ऑन करिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं पूरे को, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूंगा आप सीधे सीधे। ठीक है मेरे भाई, अब जो है मैं थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज पहले दे दूं थोड़ी सी, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में जितनी चीजें बताई हैं इतनी अप्लाई करनी आनी चाहिए आपको। ये बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक है जो बात मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्ट 1 में। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आराम से आपको जल्दी से चीज़ें करा दूं भाई, बढ़िया तरीके से। चलो देखो, तो सबसे पहले दूसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले ध्यान से समझिए, व्हाट हो गया और आपका व्हाट छोड़िए, जो चीज़ें यूजेबल है, चलो मैं कोई दिक्कत नहीं, सारी ले लेते हैं जितने हैं। व्हाट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, और मेरे भाई दैट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बात यह है कि जैसे हमें मान लो रिलेटिव कंजंक्शन वाली जो क्लाउज होगी, अगर उसके अंदर हमें सब्जेक्ट की नीड है तब तो यही यूज कर लेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की नीड हुई तब क्या करेंगे? तो मेरे भाई समझना, देखो दैट जो होता है ये अपने तुरंत बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाएगा ही बनाएगा मोस्ट ऑफ केसेस में। अगर नहीं बनाएगा तो मेरे भाई इसके पास एंटीसीडेंट होगा, फिर तो उसी के अनुसार सारी चीजें आ जाएंगी, अगर सब्जेक्ट यहां ना दे रखा हो तो। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे कि दैट के बाद वाली जो क्लाउज होती है उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता ही मिलता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो याद रखना, जो दैट होता है आपका, ये मेरे भाई जो है दैट, ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है, सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। विच भी आपका मेरे भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है। लेकिन हु जो है इसकी कहानी थोड़ी अलग है। याद रखना, जब आपको सब्जेक्ट में जरूरत होगी, जब आपको सब्जेक्ट में जरूरत होगी तब आप मेरे भाई हु लगाएंगे, जब आपको ऑब्जेक्ट में जरूरत होगी तो मेरे भाई आप हुम लगाएंगे, और जब आपको पोजीशन की जरूरत होगी यानी पजेसिव डेटर्मिनर या पजेसिव प्रोनाउन की, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे? हुज लगाएंगे। ये पजेसिव प्रोनाउन या फिर डेटर्मिनर, जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी उस सेंस में आप मेरे भाई हुज लगाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो व्हाट होता है ये भाई आपका सब्जेक्ट में भी सेम और ऑब्जेक्ट में भी सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बताओ कहां से बनने के चांसेस रहेंगे मोस्ट ऑफ केसेस में? तो आप कहेंगे भैया जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, इससे पूछता है, क्योंकि जरूरत सब्जेक्ट की होगी लगा के ऑब्जेक्ट दे देगा, जरूरत ऑब्जेक्ट की होगी लगा के सब्जेक्ट दे देगा, जरूरत पोजीशन की होगी लगा के सब्जेक्ट दे देगा। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनाता है बार बार। तो इसको हम सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहले इस पॉइंट को, जितने ये चीजें बताई हैं इनको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार और। भाई जो व्हाट होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है, हु के तीनों चीजें अलग अलग होती है, विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है, दैट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ जाता है। तो विच के लिए, अगर हु के लिए हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाता है, पजेसिव डेटर्मिनर या प्रोनाउन चाहिए तो हुज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलिए आगे चलते हैं भाई। सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस, रूम हमारा बिल्कुल रोड के पास में है तो ये चीज़ें होती रहती हैं, और अभी हम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके लिए ये साउंड प्रूफ कर पाए, तो बस मैनेज करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मेरे भाई हम लोग शुरू करेंगे भाई, पहले सबसे पहला आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग इसमें शुरू करेंगे हु। हु रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला। ध्यान से समझिएगा, हु के बारे में जितनी बातें हमने लिखी वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझाइएगा मुझे। तो आप कहेंगे भैया जी देखो हु जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, दूसरी चीज मेरे भाई ये अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। पूरा पूरा लिख दूं या शॉर्ट में चल जाएगा? चलो पूरा ही लिख देते हैं भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई कुछ बच्चों को, आरपी आईपी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। देखो हु जो होता है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, और मेरे भाई ये इंट्रोगेटिव का भी काम करता है। ये बात हमने समझी, हमने इनमें डिफरेंस भी करना सीख लिया।
फिर अगर मैं बात बताऊं तो मेरे भाई जो हु होता है, इसका मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में क्या जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट में क्या जरूरत पड़ती है, और पोजीशन के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, आपको याद होगा। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के लिए तो हु ही रहता है, लेकिन जब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो ये क्या बन जाता है, हुम बन जाता है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट में लिखना है, जितनी बार लिखोगे चीजें उतनी बार याद होंगी। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे ऐसे ही। पोजीशन के सेंस में अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या हो जाता है, हुज हो जाता है, चाहे पजेसिव प्रोनाउन चाहिए हो चाहे पजेसिव डेटर्मिनर चाहिए हो, तीनों के केस में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक और है वो ये है कि भाई जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसमें एक बात और याद रखना, ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। सारी बातें बताई हुई हैं दूसरे पॉइंट में, क्या समझ रखे हो आप। बेसिक बेसिक में ही काफी सारी चीजें बता दी मैंने आपको, क्लियर कर दी बिल्कुल। बताओ ये बात नहीं बता रखी, अभी पीछे बताई थी या नहीं। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। बाकी मुझे कॉन्सेप्ट पूरा लिखना जरूरी है बढ़िया तरीके से, ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर बने एकदम बेहतरीन वाले। ठीक है, ये चीज। तो अब इसके एप्लीकेबल देख ले जरा कि भाई कैसे यूज होता है हु। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, ये बताना ये करना। ठीक है, ये लो भाई, पहले ये 3 क्वेश्चन करो, फिर एक और करेंगे इसका। दिख रहा है ना पूरा? ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है मोहन इज माय बिग ब्रदर हु इज अ डॉक्टर। अब देखो है गलत लिखा हुआ, लेकिन मेरे मुंह से ठीक निकल रहा है। अब इसको देखते हैं, पहले सारी चीजें अप्लीकेबल हैं या नहीं देखते हैं। आप नोटिस करो, मोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और ये आगे जो दे रखी है माय बिग ब्रदर, ये मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है भाई, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का तो कॉम्बिनेशन बन गया ना यहाँ पे, मतलब ये अपने आप में एक क्लाउज है। और यहाँ पे हु आपका क्या दे रखा है, तो भाई 2 क्लाउजेस को ये जोड़ने के लिए आ रहा है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने कहा था जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि वो चीज रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मेरे भाई तुरंत आपको ये देखना है कि आगे उसका एंटीसीडेंट क्या है। तो भाई एंटीसीडेंट आपका दे रखा है माय बिग ब्रदर। असल में माय आपका डेटर्मिनर है, बिग आपका एडजेक्टिव है, और ब्रदर आपका यहाँ पे नाउन है। तो हमारा जो असली काम कराएगा वो ये नाउन कराएगा। भाई ब्रदर कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है। तो एंटीसीडेंट जब आपका सिंगुलर हो गया, तो मैंने क्या कहा था भाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा आगे वाली क्लाउज में। तो यहाँ पे आप देखो, इस ये वर्ब तो है, लेकिन इसके पास इसका सब्जेक्ट कहाँ है, वो हुई तो है, और हु रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रदर को। तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहां लगाना पड़ेगा इज, ना कि आर। ये गड़बड़ थी इसके अंदर। बाकी चीजें ठीक है भाई, क्योंकि ब्रदर की बात कर रहे हैं हम लोग, हु रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, तो भाई ब्रदर तो आपका भाई है ना, ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। आगे देखो, कह रहे सीता इज माय फ्रेंड हुम डू नॉट नो हाउ टू कुक। अब समझना, सीता अपने आप में सब्जेक्ट है, इज अपने आप में वर्ब है,
और ये आगे जो दे रखा है माय फ्रेंड, ये सीता के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है। और आगे आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पर ये हुम क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया ये तो एक क्वेश्चन वर्ड है और ये दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए आ रहा है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है ये आगे वाली क्लाउज के लिए अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब एक बात बताओ, माई आपका डिटर्मिनर है, फ्रेंड आपका नाउन है, कैसा दे रखा है ये, तो आप कहेंगे भैया सिंगुलर दे रखा है। सिंगुलर दे रखा है तो एंटीसीडेंट सिंगुलर हो गया, तो मेरे भाई वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, तो यहां डू नहीं आएगा, डज आएगा। और दूसरी गलती देखो, आप मुझे बताओ ये डज नॉट नो जो वर्ब वाला पार्ट दे रखा है, इसका सब्जेक्ट कहां है। भाई आपने हुम लगा रखा है और आपको मैंने बताया था हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, बट यहां पर तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ही गायब है। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट लगा दिया चलो माना, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी क्लाउज तभी मानी जाएगी जब उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीजें हो, बट यहां तो आपने वर्ब ही वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। तो इसका मतलब गलत ये भी चीज है अपने आप में। इसको काटोगे और इसकी जगह क्या लगाओगे, हु लगाओगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की नीड है, ऑब्जेक्ट की नहीं। तो हु डज नॉट नो हाउ टू कुक, जो नहीं जानती है कि कैसे पकाते हैं खाना। चलो भाई आगे देखो, कह रहे आई नो योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूं, तो आई अपने आप में सब्जेक्ट, नो वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब क्लाउज है। और हु अपना रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दोनों क्लाउजेस को रिलेट कर रहा है। अब समझो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा आगे वाली क्लाउज में। अब आप यहां पे देखो, यहां पे योर फ्रेंड जो दे रखा है, यहां पे फ्रेंड आपका नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन आप नोटिस करो क्या आगे वाले में आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, क्या इसका इंपैक्ट इधर जाएगा। तो आप नोटिस करो यहां हु दे रखा है और इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट भी है और इसका मेरे भाई वर्ब भी है। तो भाई इधर तो हमें सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है ना, हमें सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मतलब कि इस फ्रेंड का इंपैक्ट इधर नहीं जाएगा। अब इस एंटीसीडेंट का इंपैक्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो अब जरूरत किसकी है भाई, एक सेंटेंस में तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद है, कमी किस चीज की है, तो आप कहेंगे भैया ऑब्जेक्ट की। तो बस कुछ मत करो, इस हु को काटो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, हुम लगा दो। समझ गए मेरे भाई। तो ये एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन समझाने की कोशिश की है। बस एक चीज और है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे और चीजें भी हमारी क्लियर हो जाएं, ध्यान से देखिएगा। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें बढ़िया तरीके से हम चीजों को समझ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मली तो करा दिए कि भाई सब्जेक्ट में कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो एंटीसीडेंट का कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा उधर, ये चीज भी मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि भाई पोजीशन के केस में क्या होगा, यानी एग्जाम्पल और भी लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें मैं यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा I want to meet my friend बताओ भाई इसमें क्या गड़बड़ है। नोटिस करो, कह रहा है आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड हु फादर इज अ डॉक्टर, क्या चीज ठीक दे रखी है भाई। तो आप नोटिस करो यहां पर आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया देखो आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया मतलब क्लाउज है, तो जाहिर सी बात है यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा ये, क्योंकि दोनों क्लाउजेस को रिलेट कर रहा होगा। अब आप नोटिस करो ये टू एक तरीके से इन्फिनेटिव है, इसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन दे रखा है, मीट हुम, किससे मिलना, अपने दोस्त से, ठीक है। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये फादर यहां पे क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी नाउन है। अब मुझे एक बात बताओ, नाउन अगर दे रखा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपके पास कायदे में मौजूद है, तो ये जो वर्ब यहाँ इज लगा रखी है ये अपने आप में ठीक है, इसको गलत करने की कोशिश मत करना, कहीं पता चले यहां से इसको गलत करने की कोशिश कर दो, या इससे रिलेट कर लो कि फ्रेंड तो सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक ही है ना, गलत रेफरेंस नहीं लेनी है। यहां वर्ब फ्रेंड के अनुसार नहीं आई है, फादर के ही अनुसार आई है,
क्योंकि आप देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लाउज है तो अपने आप में ठीक है ये यहाँ पे। लेकिन गड़बड़ मैं आपको बता रहा हूं क्या हुई। गड़बड़ ये हुई कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूं जिसके पापा ना डॉक्टर हैं। तो मेरे भाई जिसके पापा, मुझे पोजीशन दिखानी है, इस नाउन पर मुझे ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा जो अपने आप में पोजीशन दिखा सके, और वो फिर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वहां वो रिलेटिव डिटरमिनर का काम कर रहा होगा, रिलेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो मेरे भाई यहाँ हु तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ आपको लगाना होगा हुज, और ये अपने आप में पूरा कंप्लीट काम कर देगा। अब ये देखो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा तो नाउन के पहले आ जाएगा तुरंत आराम से, तो इसको काट के हमें यहाँ हुज लगाना था, और बाकी सारी चीजें ठीक है। तो पोजीशन की जरूरत होगी तो ऐसे लगाएंगे। अच्छा भैया ये तो रिलेटिव एडजेक्टिव है, आप तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, उसका एग्जाम्पल दो। लो भाई उसका एग्जाम्पल ले लो। देखो यहां पे देखना, मैंने लिखा यू नो माई बेस्ट फ्रेंड, और फिर मैंने लिखा हु इज अ कलर मत लिखो, ऐसे ही लिख लो नॉर्मली, व्हाइट हाउस या व्हाइट कार लिख लो, हटाओ, ठीक है। चलो बताओ भाई इसमें कर पा रहे हो क्या? अब इसमें डिफरेंस करना, आप पहले समझने की कोशिश करो। देखो जरा, अच्छा एक चीज, ठीक है हाँ बिल्कुल। अच्छा ये ऐसे नहीं आएगा ना, रिलेटिव प्रोनाउन ये ऐसे यूज ही नहीं होगा यार, नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे यूज नहीं कर सकते इसको। इसका एग्जाम्पल था यार ऐसे करके कुछ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, सामने आएगा कभी तो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा उसको, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है तो उस वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, इस वजह से पता नहीं चल रहा मुझे थोड़ा। तो मैं कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल, अभी के लिए मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सोच तो रहा था कि मैं इसको बना दूंगा, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा यहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट में हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझो, जब आप हुज लिखोगे तो मेरे भाई आप जब उसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में पॉजिटिव प्रोनाउन भी होगा अपने आप में। तो जब वो एक तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन बन रहा होगा तो मेरे भाई उसके अंदर नाउन की सेंस अपने आप इंक्लूड होगी, तो नाउन का रिपीटेशन जब हो रहा होगा उस केस में मेरे भाई हम जो है उसको अवॉइड करेंगे। जैसे यहाँ पे अब समझ गया मैं, सॉरी देखो पॉइंट क्लिक कर गया मेरे दिमाग में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिख दूं हुज, और फिर मैंने लिखा देखो यहां पे, इसको सेट करते हैं इस एग्जांपल को, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे करके बनेगा। देखो ये मैंने लिखा आई वॉन्ट टू ड्राइव माई बेस्ट फ्रेंड्स कार, और फिर अगर हम बात करें हुज इज ब्लैक। अब मुझे बताइए क्या यहां पे सारी चीजें ठीक है? तो आप नोटिस करो, देखो कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्राइव माई बेस्ट फ्रेंड्स कार, मैं अपने दोस्त की कार चलाना चाहता हूं जिसकी कार कैसी है, ब्लैक है। तो मेरे भाई ये जो आपने हुज लगाया है ये अपने आप में अभी इस समय रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ना कि रिलेटिव एडजेक्टिव का। क्योंकि नोटिस करो ये इज वर्ब तो है, इसके पास क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन भी है कार की, लेकिन इसके पास इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हुज जो है वो अपने आप में यहाँ प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कभी भी बात होती है तो हमें नाउन प्रोनाउन यूज करना होता है। अब ये अपने आप में यहाँ क्या है, प्रोनाउन है,
तो मैं यही चीज़ प्रूव करना चाह रहा था कि मेरे भाई प्रोनाउन में ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, रिलेटिव और एडजेक्टिव की तरह भी आ जाता है। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यहाँ ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और इसके अंदर पूरी सेंस पता है किस चीज़ की इंक्लूड है? ये हुज के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स कार की सेंस इंक्लूड है, जिसकी कैसी है कार? ब्लैक है भाई, काली है। तो यहाँ पे हुज इज ब्लैक बोलना पड़ेगा। अब ये जो इस आप लगा रहे हो ये अपने आप में आप बेस्ट फ्रेंड की कार के लिए लगा रहे हो, और ये जो हुज आया ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आप बेस्ट फ्रेंड के लिए लगा रहे हो, क्योंकि आपके दोस्त की कार है। कार का दोस्त नहीं है, दोस्त की कार है। ये चीज मैंने आपको बताई थी पोजीशन में कि कभी भी ऐसा नहीं कि निगेटिव चीज पॉजिटिव चीज पर यानी कि नॉन लिविंग लिविंग पर पोजीशन दिखा देगी, वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरी कुर्सी, कुर्सी का मैं थोड़ी ना हो जाऊंगा, गलत हो जाएगी बात इस वजह से। तो आई होप कि भाई मेरे भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से, और मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के जो भी 3 रिलेटिव प्रोनाउन बचे हुए हैं वो भी हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मेरे भाई माना तबीयत आज थोड़ी डाउन थी मेरी, उतनी एनर्जी के साथ मैं नहीं पढ़ा पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपने आप को ठीक कर लूँ जल्द से जल्द। बाकी आपकी क्लासेस मैं जितनी हो सकेगा रेगुलर बेसिस पे ही करने का प्रयास करूँगा। अगर छुट्टी करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको जो है कम्युनिटी में बता दूंगा अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी छुट्टी वगैरह की। बाकी आपकी क्लासेस मेरी कोशिश है कि रेगुलर ही चलती रहें, ठीक है ना। तो बस मैनेज करेंगे, इस चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। अगर किसी दिन थोड़ी एनर्जी डाउन लगे तो तुरंत समझ जाना कि कोई ना कोई थोड़ी दिक्कत है। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।